है शकील जी, वो तो आप देख ही रहे हैं और इस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन पहले ये इंडिया नाम आया कहां से, कैसे, क्या सोच करके ये इंडिया नाम आया? देखिए, ये इंडिया नाम कहाँ से आया ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अभी तक जो था वो मीडिया कांग्रेस की और विपक्षी दलों की फिरकी लेता था। आज विपक्षी दलों ने ये नाम दे के पूरे मीडिया की फिरकी ले ली है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज सारा का सारा मीडिया कह रहा है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। इंडिया नाम ने उन्हें ऐसा चमकृत किया, इतना उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि ये नाम ऐसा है कि जिसको न तो वो छुपा सकते हैं और न वो बता सकते हैं। लेकिन बताना तो पड़ेगा, क्योंकि ये नाम जो है 26 दलों के गठबंधन का नाम है। तो आज की तारीख में सारे मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो इसी नाम की। और हम जो बात अक्सर कहते थे कि जिस तरह मोदी जी बैटिंग करते हैं, मोदी जी 9 साल से नैरेटिव पैदा कर रहे थे, उसको पेश कर रहे थे, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल नहीं कर पा रहे थे। मगर अब कांग्रेस समझ गई है कि टिट फॉर टेट, जैसा माहौल है, जैसा देश है, वैसा भेष, तो उसने भी अब उसी स्टाइल में राजनीति करना शुरू कर दी है। और कल से ये जो मीटिंग हो रही थी, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था कि अलायंस का नाम ऐसा क्या रखा जाए जो लोगों को याद रहे, उनके जहन में चिपक जाए, उन्हें पसंद आए और जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़े। तो अब इसमें कई बातें हैं, इसको आप अंदर मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हो रही है, किसने क्या कहा बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा बताया जाता है, कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने इस नाम का प्रस्ताव किया था और जिसे राहुल गांधी ने तत्काल अपना सेकंड किया कि हाँ, ये नाम जो है बहुत ही सुंदर है। बहुत बड़ा, आप बड़ी खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग है ये। और भाई कई लोग इस बात को पूछ रहे थे, यहाँ भी पूछ रहे थे शकील अख्तर जी, कि आखिर ये नाम आया कहाँ से, किसने प्रपोज किया। आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने प्रपोज किया और सेकंड किया है राहुल गांधी ने। तो ये इंडिया नाम जो है राहुल गांधी ने सेकंड किया है, उस पर ठप्पा लगाई है 26 दलों के नेताओं ने, लेकिन ममता बनर्जी ने इस नाम को प्रपोज किया है। शायद इसलिए वो बहुत ही उत्साहित नजर आ रही थी इस नाम को लेकर। जी हाँ, उत्साहित नजर आ रही थी और उन्होंने बाकायदा एक भाषण दिया और इस नाम की पूरी व्याख्या की। लेकिन एक बात हम फिर से बताना चाहेंगे कि ये नाम अंदर तय हुआ है और इसके बारे में कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता। कई लोगों के कई नाम थे, कल से कम 6-7 नाम डिस्कशन में आए हुए थे और हर नाम पे चर्चा हो रही थी। किसी में कुछ जोड़ा जा रहा था, किसी में कुछ घटाया जा रहा था, लेकिन इस नाम में जोड़ने घटाने की बात नहीं आई, क्योंकि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि इंडिया नाम अगर हम रखें तो कैसा रहेगा। तो इंडिया नाम अगर हम रखें तो कैसा रहेगा, आइडिया तो एकदम क्लिक हुआ। और फिर उसके बाद आई से क्या बनाए, एन से क्या होना है, डी से क्या होना है। कांग्रेस और विपक्ष का दिमाग अब इस तरह की चीज़ों में चलने लगा है। जैसे मोदी जी शब्दों की जगलरी करते थे, खेल बताते थे कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब वो काम कांग्रेस ने किया है, क्योंकि आज देश का माहौल ऐसा बन गया है। लोग हेडलाइंस पे चल रहे हैं, लोग जो है इस तरह की जगलरी पे चल रहे हैं और लोगों को ये इतना पसंद आ रहा है कि जब से ये नाम रखा गया है तब से सब इसी खोज में लगे हुए हैं कि ये नाम क्यों रखा गया। नाम देने वाला जो था, जिसे नामाकरण संस्कार कहते हैं हमारे यहाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट संस्कार होता है हिंदुस्तान के अंदर। पार्टी वार्टी भी होती है इसकी। कांग्रेस ने तो कोई पार्टी दी नहीं है, अभी विपक्षी दलों ने तो कोई पार्टी दी नहीं है। तो ये नाम जो है बहुत ही इम्प्रेसिव रहा है और इसका बहुत असर रहा है। और दूसरी बात, 2 बातें आज की सबसे खास है। एक दोबारा आता हूँ आपके पास। भारी देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज एनडीए की जो मीटिंग हुई वो कहाँ हुई, होटल अशोका में।
जिस नेहरू को पानी पी पी के कोसते हैं बीजेपी वाले और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिन्होंने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लिखते हैं, ये अशोका उन्हीं नेहरू ने बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद भारत में, ख़ास तौर से दिल्ली में, ऐसा कोई होटल नहीं था जो विदेशी मेहमानों के रुकने के लिए उपयुक्त हो। यूनेस्को का सम्मेलन होने वाला था और नेहरू ने 1956 में इस परियोजना को शुरू किया था और वो खुद इसको देखते थे और जल्दी से जल्दी उन्होंने इसको बनाने के निर्देश दिए थे। और ये होटल आज़ादी के बाद की, जो हम कहते हैं कि हमने क्या बनाया, या तो मुग़ल बना गए थे या अंग्रेज़ बना गए थे, तो सबसे पहली सबसे खूबसूरत इमारत हिंदुस्तान में जो बनी है वो अशोका होटल ही थी। और आपको याद होगा कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी, अरुण शौरी जी को एक मंत्री बनाया गया था, विनिवेश मंत्री, और वो अशोका होटल बेचना चाह रहे थे। लेकिन उस टाइम बहुत कोशिशों से, जिसमें होटल की अपनी यूनियन भी थी, बाकी लोग भी थे, उन लोगों की कोशिशों से होटल का बिकना रुक गया। तो उसी अशोका होटल में आज प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बात कर रहे थे। तो कैसी विडंबना है ये कि नेहरू का बनाया हुआ होटल है वो। खैर, दूसरी बात, जो आप नाम की बात कर रहे हैं, तो नाम पे चर्चा जो है 2 दिन की मीटिंग में बहुत इंटरेस्टिंग हुई। एक बात और बताते हैं आपको। देखिए, दरअसल जब बड़े नेता लोग बैठते हैं तो सब कुछ करीब करीब गोपनीय होता है और वो ऐसी चीज़ें नहीं होती। उनकी आपस की बातचीत की तमाम बातें होती हैं, हंसी मजाक होते हैं और बातें होती हैं, कई सुझाव आते हैं, खारिज होते हैं, स्वीकार होते हैं। तो वो सब बताना या उन पर बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं कि जब नामों की बात हो रही थी, क्या नाम रखा जाए, तो महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम सुझाया था और वो बात काफ़ी आगे तक बढ़ी थी। उनका सुझाव था भारत जोड़ो अलायंस। कांग्रेसियों को बड़ा पसंद आया था ये नाम। भारत जोड़ो राहुल गांधी की यात्रा थी, राहुल को भी बड़ा पसंद आया था यह नाम। दूसरी बात कि ये जो नाम आज रखा गया है, जो ममता बनर्जी का प्रारंभिक सुझाव था, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें जो है डेवलपमेंटल पर भी काफ़ी चर्चा हुई। पहले इसके लिए डेमोक्रेटिक नाम भी आया कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लेकिन सारे विपक्षी दल इस बात को आज समझ रहे हैं और कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि राजनीति किस नाम पे हो रही है। पिछले 9 साल से राजनीति विकास के नाम पे ही हो रही थी। तो कांग्रेस के लोगों ने वहाँ कहा, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा, हम इस टाइम में इन सब चीज़ों में बहुत बारीक बारीक बातें हैं, नाम किसी का नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर नकली विकास को चैलेंज करना है और असली विकास लाना है तो हमें अपने नाम के साथ भी डेवलपमेंट शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, उसे जोड़ना पड़ेगा। तो वो डेमोक्रेटिक के बदले डेवलपमेंटल जो है वो नाम यहाँ पे आया। और दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि इस मीटिंग की जो 2 खास बातें हैं, एक तो ये मीडिया में छाई हुई है, ये नाम पे ही सारे लोग उलझे हुए और बहुत सारी बातें हैं। अभी हम आपको कुछ और भी बातें बता सकते हैं इस नाम को लेके, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगली मीटिंग कहाँ होगी, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। और ये एक बड़ा साहसिक निर्णय था, जिसे कहते हैं कि बॉलर के सर के ऊपर से उठा के छक्का मारना आधी पिच पे आके, वो काम आज इंडिया ने किया है। इंडिया मतलब नया गठबंधन। उन्होंने कहा कि हमने 2 मीटिंगें कर ली। पहली पटना में, जहाँ हमारा अपना शासन था, जहाँ पे नीतीश कुमार और तेजस्वी और लालू जी थे। दूसरी बेंगलुरु में, जहाँ भी हम जीत के आए हैं। तो जहाँ सरकारें होती हैं, मीटिंग करना आसान होती है, सारी सुविधाएं होती हैं, किसी परेशानी की बात नहीं होती। आपको याद होगा कि कांग्रेस महंगाई पे एक मीटिंग कर रही थी दिल्ली में, तो उसे रामलीला मैदान नहीं दिया गया था। कांग्रेस को महंगाई पे एक रैली करने के लिए जयपुर जाना पड़ा था और जयपुर में उसने मीटिंग की थी। तो इसी तरह जब ये बात हुई तो उद्धव ठाकरे ने, ये उद्धव ठाकरे की हिम्मत और साहस है और शरद पवार का,
उन्होंने कहा हमारे यहाँ आइए इस बार और हम करेंगे। तो इस बात को लेकर चर्चा हुई काफ़ी कि देखिए वहाँ जो सरकार है वो तो आपको तोड़ रही है, शिवसेना को तोड़ लिया और शरद पवार जी आपको भी तोड़ लिया, और वहाँ पे हमारा सम्मेलन होगा, बड़े व्यवधान आ सकते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं, हम लोग हैं। और यहाँ एक छोटी सी बात और बता दें कि इतना भरोसा उद्धव ठाकरे को क्यों होता है। उद्धव ठाकरे का भरोसा ये है कि वहाँ पे उनकी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो बड़ी मजबूत है। सब कुछ टूट सकता है, लेकिन अगर जिस होटल में वो करेंगे तो वहाँ पे सारी के सारे जो वर्कर हैं वो उद्धव के साथ रहते हैं। इसलिए उद्धव इन सब चीज़ों से घबराते नहीं है। उद्धव जो मुकाबला कर रहे हैं वो उनके जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनकी ताकत से कर रहे हैं। तो उद्धव ने ये चैलेंज स्वीकार किया, शरद पवार ने चैलेंज स्वीकार किया कि तीसरी मीटिंग हम उस प्रदेश में करके बताएंगे जहां इनका शासन है और जहां ये हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से हम देश को एक संदेश देंगे। देखिए, राजनीति में हमेशा वो जीतता है जिसका एजेंडा चलता है। आपको इंदिरा गांधी की याद होगी, इंदिरा गांधी ने कभी अपना एजेंडा किसी को नहीं दिया। वो हमेशा बात करती थी गरीब की, वो हमेशा बात करती थी बेरोजगार की, वो हमेशा बात करती थी महंगाई की। तो विपक्ष को जो उन दिनों था, खासतौर से समाजवादी, भाजपा, स्वतंत्र दल, वो बाकी बहुत सारे दल जो थे, उनको अपने इमोशनल इश्यूज पे आने का कभी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि इंदिरा गांधी करती थी ज़मीन की बात। और इन लोगों के लिए वो एक टर्मोलॉजी इस्तेमाल करती थी हमेशा, वो कहती थी दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी लोग हैं ये लोग अमेरिका परस्त लोग हैं ये। तो उसका जनता में बड़ा असर होता था और ये लोग उसी एजेंडे में चलते रहते थे। अब बीजेपी उन दिनों या स्वतंत्र पार्टी उन दिनों, आपको इंडिया नाम से वो फिर से एक दूसरे इस एजेंडे में आगे बढ़ते हुए दिखाई हाँ, अब एजेंडा विपक्ष के पास आ गया है। देखिए ना आप कि जो मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, और हमने बताया कि 2014 के बाद और 2019 के बाद जितने बड़े बड़े राजनीतिक लेखक थे वो सब लिखने लगे थे, अखबारों के संपादक ही लिखने लगे थे, टीवी में मीटिंगें होने लगी थी, गठबंधन की राजनीति खत्म, मतलब एक मोदी जी की राजनीति अब चलेगी। लेकिन आज वहाँ पे अशोका में जो हमने बताया कि नेहरू जी के बनाए होटल में उनको वहाँ पे एक मीटिंग करना पड़ रही है, और उसमें सारे लोगों ने फोटो देख लिए, वो सब आ गए हैं कि कैसे कैसे पार्टियों के नेताओं को, जिनसे बेचारों को टाइम भी नहीं मिलता था कभी बात करने का, हम क्या बताएं आपको, बीजेपी के नेताओं को नहीं मिलता, उनसे गले मिल रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, उनसे बातें हो रही हैं। तो ये जो एनडीए के माइंडसेट के लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। ये उन लोगों को सबको बधाई कि उन लोगों को मोदी जी का और अमित शाह जी का सानिध्य मिल रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि अब जो है तीसरे मोर्चे की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं, सीधी लड़ाई है। अब सीधी लड़ाई में किसको फायदा होगा ये आगे बात आगे बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण